Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start MCQ set 1 for BPSC examination ASWMO Assistant Sanitary and Waste Management Officer के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव MCQ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, टू थ्रो किचन वेस्ट वी विल यूज कलर डस्टबिन। कहना का अर्थ है रसोई के कचरे को फेंकने के लिए हम रंगीन कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। अब किस कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे, किस कलर के कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। हम लोग इसका आंसर करते हैं, रसोई के कचरे को फेंकने के लिए हम रंगीन कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे। उसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। ओके, ग्रीन कूड़ेदान होता है, ग्रीन डस्टबिन का हम लोग उपयोग करेंगे। किसका? रसोई घर का जो कचरा होता है उसको फेंकने के लिए। अच्छा, आप लोग देखते हुइएगा नगर निगम वगैरह की गाड़ी आती है तो नीले रंग का और हरा रंग का वहां पे डब्बा होता है, डस्टबिन होता है उसके पास। तो क्या होता है उस कलर का मीनिंग, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। हम लोग दोनों लैंग्वेज में बताएंगे इसको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि सर इंग्लिश में बताइए, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में बताइए। तो हम दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसका डिटेल्स में डेफिनेशन बता देते हैं ताकि आपके लिए बेस्ट हो। पहले हम हिंदी से ही शुरू करते हैं। हमने बताया था इसका आंसर होगा हरा। ठीक है, हरे रंग के कूड़ेदानों का उपयोग बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट जैसे कि रसोई और अन्य पौधों या जानवरों के कचरे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक वर्ड है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये वो कचरे होते हैं जो सड़ते गलते हैं। ओके, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। यहाँ पर रसोई का कचरा या जो पौधा का होता है, पौधे से उत्पन्न कचरा या जानवरों के कचरे होते हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए हरे रंग का डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नीले रंग का। नीले रंग के डब्बों का उपयोग उन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। रिसाइकिल समझ रहे हैं ना, पुनर्चक्रण। इसके बारे में भी विद डिटेल से चर्चाएं हुई है। 3 R's के बारे में हमने बताया था, RRR, ये आप क्लास में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो रिसाइकलिंग वैसे पदार्थों का किया जाता है, वैसे कचरों का किया जाता है जिनसे हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, रिसाइकल और पुनर्चक्रण यानी कि ऐसा कचरा जिसको पुनः रिसाइकलिंग के थ्रू नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता हो। पुनर्चक्रण के द्वारा फिर से एक नया प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है या फिर उसे उपयोग में लाया जाता है। ये है रिसाइकलिंग। यहाँ पे हम प्रमुख बिंदु की बात करते हैं। नगर पालिका कचरा संग्रहण के लिए 3 प्रकार के कूड़ेदान उपलब्ध कराती है, और जो म्युनिसिपैलिटी का जो कचरा इकट्ठा करने वाला गाड़ी होता है या फिर जो वो स्टोर करते हैं कचरे को, वो 3 प्रकार के कूड़ेदान उपलब्ध कराती है, और ये होते हैं हरा, नीला और काला रंग का। क्लियर है? इन 3 डिब्बों के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये नगर पालिका के होते हैं डब्बे, और हर रंग का अलग अलग मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि हरा, नीला, काला रंग ऐसे ही डब्बा दे दिया है। हर रंग के डब्बे में अलग अलग टाइप के कचरों का संग्रहण किया जाता है, ये हम जानते हैं। पहले जानते हैं हरा बिन के बारे में। बायोडिग्रेडेबल कचरे को डंप करने के लिए हरे रंग के बिन का उपयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बताया था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। अगर आप यहाँ तो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, अगर इन डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो आप हमारा वीडियो देखिए, या फिर आप हमारा स्टडी स्पार्क ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी स्पार्क, और यहाँ पे हमारा कोर्स अवेलेबल है। अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। आप यहाँ जाकर हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, और वहां पर हमने विद डिटेल्स बताया हुआ है, और आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद भी है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। इस बिन का उपयोग पका हुआ भोजन, बचे हुए भोजन, सब्जी, फलों के छिलके, अंडे के छिलके, सड़े हुए अंडे, चिकन, मछली, हड्डियों के टी बैग्स, कॉफी पीस, नारियल के खोल और बगीचे के कचरे सहित गिरी हुई पत्तियों या टहनियों या पूजा के फूल, माला सभी हरे डिब्बे में रखते हैं। याद रखना है। और ये देख लीजिए, आपको यह सोचने आना चाहिए कि कौन सा कचरा बायोडिग्रेडेबल है। इतना आप याद नहीं रख पाइएगा। ओके, तो आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेवलप। जैसे ही कचरा मिले तो आप सोचिए कि यार ये कचरा बायोडिग्रेडेबल है कि या नहीं, क्या यह सड़ता गलता है या नहीं।
बायोडिग्रेडेबल का मैंने डेफिनेशन भी बताया हुआ है, उससे आप पहचान पाएंगे उस चीजों को, और फिर आप क्या करेंगे, कचरे को सेपरेट कर पाएंगे, उसको उसके रंग के अनुसार उसके डब्बे में रख पाएंगे, डंप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है हरा बिन में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नीला बिन के बारे में, नीला डस्टबिन। नीले रंग के डिब्बे का उपयोग पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था कि जो रिसाइक्लेबल है, रिसाइक्लेबल जो भी प्रोडक्ट है उसका, उस कचरे को हम नीले डस्टबिन में रखते हैं। अच्छा, ये रिसाइक्लेबल कौन सा हो सकता है? देखिए पेपर इसका बेस्ट एग्जांपल है। पेपर ऐसा कचरा होता है जिसको फिर से रिसाइकलिंग के थ्रू पेपर बना दिया जाता है और फिर से इसको उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है? पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों में कागज, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि, कार्डबोर्ड, खाने के टिन, कांच की बोतलें और जार, प्लास्टिक की बोतलें, टेट्रा पैक पैकेजिंग आदि शामिल है। याद रहेगा ये आपको? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कचरा जो कि पुनर्चक्रण योग्य हो, रिसाइक्लेबल हो, उनको नीला डस्टबिन में रखना है। अब बात करते हैं हम काला डस्टबिन की। तीसरी श्रेणी के लिए मेकअप करें, जिसका उपयोग घरेलू खतरनाक कचरे जैसे सैनिटरी नैपकिन, डायपर, ब्लेड, बैंडेज, CFL, ट्यूबलाइट, प्रिंटर कार्टेज, टूटे हुए थर्मामीटर, बैटरी, बटन सेल, एक्सपायर्ड दवा आदि को काला डस्टबिन में रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि काला डस्टबिन का उपयोग नॉर्मली हजार्डस वेस्ट के लिए किया जाता है, खतरनाक वेस्ट के लिए। याद रहेगा आपको? 3 तरह के हमने आपको बताए हैं डस्टबिन, एक ग्रीन, ब्लू एंड थर्ड ब्लैक। और ब्लैक में जो हमने बताया है कि इसमें जो कचरा रखा जाता है वो घरेलू खतरनाक कचरे होते हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह हो गया, डायपर हो गया, ब्लेड हो गया, बैंडेज हो गया, CFL जो बल्ब होता है ना वो, ट्यूबलाइट, प्रिंटर कार्टेज, थर्मामीटर वगैरह टूट जाता है घर में, बैटरी, बटन सेल वगैरह, एक्सपायर्ड अगर हो गया दवा, तो इन सबको इसमें रखा जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, आप सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हैं तो हम कभी भी कचरों को मिक्सअप नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कचरे को उसके कैटेगरी के अनुसार सेपरेट करके रखना है, उसको उसके कलर के अनुसार उसके डस्टबिन में डालना है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ देते हैं ताकि नाराज नहीं हो इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन था टू थ्रो किचन वेस्ट वी विल यूज कलर डस्टबिन। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कलर ग्रीन। ओके, यहाँ बताया है द ग्रीन कलर्ड बिन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट सच एज किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट। क्लियर है? द ब्लू कलर्ड बिन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग मटेरियल्स दैट आर रिसाइक्लेबल। की पॉइंट्स है यहाँ पे। The municipality provides 3 types of dustbins for garbage collections. These bins are colored with green, blue and black. यहाँ पे green bins के बारे में बताया गया है। The green colored bins is used to dump biodegradable waste. This bin could be used to dispose of wet organic material including cooked food, leftover food, vegetable food, peels, egg shells, rotten eggs, chicken, fish, bones, tea bags, coffee, grains, coconut shells and garden waste including fallen leaves, twigs or the puja flower garlands will all go into the green bin. Clear है? Next हमने पढ़ा था blue bin के बारे में। Blue colored bins are used for collecting materials that are recyclable. The recyclable material include paper, newspaper, magazines, etc. Cardboard, food tins, glass bottles and jars, plastic bottles, terra pack packaging, etc. Next है black bin, make up for the third category which is used for domestic hazardous waste like sanitary napkin, diaper, blades, bandage, CFL, tube light, printer cartridge, broken thermometer, batteries, button cell, expired medicine, etc. क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। भारत में प्रचलित यांत्रिक संयोजन की एरोबिक विधि कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर मेथड। यहाँ पे रेड किया हुआ है ऑलरेडी पहले से।
तो भारत में प्रचलित यांत्रिक संयोजन की एरोबिक विधि क्या कहलाती है? इंदौर विधि। ये जानना है। अच्छा, ये इंदौर विधि, नागपुर विधि, बेंगलोर विधि, भोपाल विधि क्या होता है? इन डिटेल्स इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। भारत में उत्पन्न ठोस कचरे के अपघटन के लिए मुख्य रूप से दो तरीके इंदौर और बेंगलोर विधि अपनाए गए। इन इंडिया दो तरह के जो होते हैं विधि हैं अपनाए गए हैं, वो है एक है इंदौर और दूसरा है बेंगलोर। याद रखना है आपको। तो ये सॉलिड वेस्ट के प्रबंधन के लिए है, अपघटन के लिए है, सॉलिड वेस्ट के लिए है। दो तरीके, इंदौर विधि और बेंगलोर विधि। एमएसडब्ल्यू के अपघटन के लिए इंदौर विधि और बेंगलोर विधि के बीच मुख्य अंतर नीचे दिया गया है। वो क्या है देखते हैं। यहाँ पे इंदौर मेथड, इधर है बेंगलोर मेथड। डिकम्पोजिशन ऑफ एमएसडब्ल्यू बाय कंपोस्टिंग इज डन एरोबिकली। इंदौर मेथड में कहता है खाद द्वारा एमएसडब्ल्यू का अपघटन एरोबिक रूप से किया जाता है। और बेंगलोर मेथड में क्या कहा गया है? डिकम्पोजिशन ऑफ एमएसडब्ल्यू बाय कंपोस्टिंग इज डन एंड एरोबिकली। कंपोस्टिंग द्वारा एमएसडब्ल्यू का अपघटन एरोबिक रूप से किया जाता है। एन एरोबिकली बोल रहा है और यहाँ पे एरोबिकली बोल रहा है। तो यहाँ पे जो एरोबिक है ना, एनारोबिक होना चाहिए, जहाँ पे वायु की उपस्थिति। डिकम्पोजिशन टेक्स 2 to 3 months। अपघटन में 2 से 3 महीने लगते हैं इंदौर मेथड में। और बेंगलोर मेथड में क्या होता है? अपघटन में 5 से 6 महीने लगते हैं। डिकम्पोजिशन टेक्स 5 to 6 months। फिर बात करते हैं यहाँ पे इंदौर मेथड की। मिक्सिंग या तो यंत्रवत या मैनुअल रूप से सुनिश्चित होता है। मिक्सिंग इज इंश्योर आइदर मैकेनिकली और मैनुअली, इंदौर मेथड में। और यहाँ पे बेंगलोर मेथड में क्या होता है? कोई मिश्रण नहीं किया जाता है, नो मिक्सिंग इज डन। यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। यहाँ पे हमने बताया था देयर आर मेनली 2 मेथड, इंदौर एंड बेंगलोर मेथड। ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने डील कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है द डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन इज डन बाय। स्क्रीन का निपटान किसके द्वारा किया जाता है? स्क्रीन, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, द डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन इज डन बाय, तो यहाँ पे इंसिनरेशन के थ्रू किया जाता है। इसका आंसर होगा भस्मीकरण। ये भस्मीकरण क्या होता है? अपसादन क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन क्या होता है? ये सब हमने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन का टाइप इसी टाइप का होता है जो पूछा जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। कागज, कचरा, पत्ता आदि जैसे बड़े कणों के प्रवाह को रोकने के लिए स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्क्रीन हमने बताया हुआ है, स्क्रीनिंग। यहाँ पे क्या होता है? कचरे को छाना जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले जो कचरा होता है बड़ा बड़ा साइज का होता है, उसको स्क्रीनिंग के थ्रू क्या करते हैं? वहां पे जाली लगाकर उस कचरे को, बड़ा जो साइज में होता है, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर छोटे छोटे जो कचरा बच जाते हैं उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग किया जाता है। ये सब मैंने बताया हुआ है। तो चलिए उसी को यहाँ पे बताया गया है। इन्हें रैंकिंग द्वारा हटाया दिया जाता है और इनका निपटान भस्मीकरण द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह उच्च कैलोरी मान उत्पन्न कर सकता है। फ्लक्चुएशन यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महीन कण एक समूह में आपस में टकराते हैं। फ्लॉक तब तरल के शीर्ष पर तैर सकता है और तरल के नीचे तलछट में बच जाता है। निष्पंदन यह एक निलंबन में कणों और द्रवों को अलग करने की प्रक्रिया है, जहां द्रव एक तरल, एक गैस या एक सुपर क्रिटिकल तरल हो सकता है। आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आया हो, इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए। बस इतना ध्यान रखिए कि स्क्रीनिंग के थ्रू कचरे का जो होता है वो वहां पे कचरे को अलग किया जाता है, क्योंकि कचरे जो होते हैं नाली में हो या फिर नदी में हो, वो कई आकार में होता है। बड़े बड़े कचरे का भी साइज होता है, छोटा छोटा भी होता है। अब बड़े साइज वाले कचरे और छोटे वाले साइज वाले कचरे को अलग अलग कैसे किया जाए? तो उसके लिए एक विधि अपनाया गया। मानिए नाले में ही बहुत बड़ा बड़ा पॉलीथीन फेंक दिया गया, बहुत सारा डब्बा वगैरह डाल दिया गया, तो साइज में बड़ा होता है ना। अब वहां पे हमको कचरे का निपटान करना है। क्या करते हैं? नाला में हम एक जाली लगा देते हैं। जाली के थ्रू क्या होता है कि जब वहां से पानी का प्रवाह होता है, उसके थ्रू जब बड़े मोटे आकार के कचरे जब उस पानी के साथ बहते हैं, तो वो क्या होता है कि एक जाली में जाकर यहाँ पे फंसता है। तो बड़े आकार का जो कचरा होगा वो यहीं पे रुक जाए। इससे क्या होगा कि आगे जो नाला है वो जाम नहीं होगा और वो
एकदम क्लीन रहेगा, वहां पे बस छोटे छोटे कण जाएंगे, छोटे छोटे कचरे जाएंगे, जिसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आगे हम लोग छांट लेंगे और फिर उसको जलाकर भस्मीकरण के थ्रू उसका निपटान कर देंगे। ये सारा तरीका है, मैंने मोटा मोटी बता दिया है। यहाँ पे डिटेल्स में आप वीडियो देखिए। Screens are used to stop the flow of larger particles like paper, waste, garbage, leaves, etc. बताया गया है कि larger particles जो होते हैं वेस्ट के, उसको यहाँ पे रोका जाता है। These are removed by ranking and disposal is done by incineration as it may produce high calorific value. यहाँ पे calorific value होना चाहिए। Flocculation, it is the process by which fine particulates are caused to clump together into a flock. The flock may then float to the top of the liquid and settle to the bottom of the liquid. Sedimentation इसको कहा जाता है। Filtration, it is the process of separating particles and fluid in a suspension where the fluid can be a liquid, a gas or a supercritical fluid. Clear है? Question number 4. The maximum CN ratio in a municipal solid waste compost is. नगर पालिका ठोस अपशिष्ट खाद में अधिकतम CN अनुपात है। कितना होता है CN अनुपात? वो होता है 20:1, 20:1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये CN रेशियो क्या होता है ये भी मैंने बताया हुआ है। चलिए यहाँ पे व्याख्या इसका देखते हैं। MSW देखिए, MSW क्या है, जब भी हम बोले तो इसका मतलब होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, MSW कंपोस्ट का CN रेशियो जो होता है, ये राशन लिखा गया है, रेशियो 14.5 था। CN अनुपात खाद की मात्रा और खाद की परिपक्वता की डिग्री निर्धारित करता है, याद रहेगा। तो ये CN जो होता है ना, कार्बन और नाइट्रोजन, इसके अनुपात होते हैं ये CN रेशियो। और ये जो होता है CN अनुपात खाद की जो मात्रा होती है और खाद की परिपक्वता जो होता है उसकी डिग्री को निर्धारित करता है। सिस्टम में नाइट्रोजन के रहने से CN रेशियो कम हो जाता है, जबकि कुछ कार्बन CO2 के रूप में निकलता है। CN अनुपात अगर ग्रेटर देन 25 है तो संभावित रूप से स्थिर खाद का संकेत देता है। यह एक सामान्य संकेतक है। आदर्श तैयार खाद करने का जो अनुपात होता है वो होता है 15:1 और 25:1 के बीच। ये कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए। CN रेशियो जो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल, वहां पे निर्धारित किया जाता है जब खाद हम बनाते हैं उस कचरे से। तो जो एक आदर्श खाद होना चाहिए उसको तैयार करने के लिए एक CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो तैयार किया गया है, वही यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उच्च CN अनुपात ग्रेटर देन 30:1 कंपोस्ट की गैर स्थिरता को इंगित करता है और निम्न CN रेशियो कंपोस्ट में कम कार्बनिक पदार्थ या उच्च N मतलब नाइट्रोजन सामग्री को इंगित करता है। आदर्श कंपोस्ट फीड स्टॉक मिश्रणों का प्रारंभिक CN अनुपात लगभग 30 होना चाहिए। कंपोस्ट प्रक्रिया के दौरान CN अनुपात कम हो जाता है और कमी की दर प्रारंभिक प्रक्रिया में अनुपात और कंपोस्टिंग सामग्री पर निर्भर होती है। यहाँ पे नोट दिया गया है, इष्टतम पाचन के लिए पाचन सामग्री का CN अनुपात 30 से 50 के बीच होना चाहिए। ये व्याख्या था उस क्वेश्चन का जिसे मैंने बताया है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद भी है। यहां से आपको जानकारी प्राप्त हुआ होगा कि CN क्या है। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाएंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी जितना संभव है हम करते जा रहे हैं। अब इसको इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट था। एक्सप्लेनेशन है, दी CN रेशियो ऑफ द MSW कंपोस्ट वाज 14.1। दी CN रेशियो डिटरमाइंस द एक्सटेंट of composting and degree of compost maturity. The CN ratio narrow down as nitrogen remains in the system while some of the carbon is released as CO2. CN ratio of greater than 25 likely indicated stable compost. It is a general indicator of whether a compost will rob plant roots nitrogen. The ideal finished compost should have a CN ratio between 15:1 and 25:1. High CN ratio greater than 30:1 indicates non-stability of the compost and low CN ratio indicates the low organic matter or high N, a
nitrogen content in compost. Ideal compost feed stock mixture should have an initial C/N ratio of about 30. During the compost process, the C/N ratio decreases and the rate of decrease is dependent on the ratio in the beginning process and on the composting materials. Note, C/N ratio of the digestive material should be between 30 to 50 for optimum digestion. Clear है? Question number 5. As per CPCB, how much solid waste is generated per capita day in large cities? CPCB के अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है? तो CPCB के अनुसार 0.5 kg बड़े शहरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ठोस कचरा उत्पन्न होता है। ठोस कचरे को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये 3 श्रेणी कौन कौन सा है? यहाँ पे देखिए, एक है नगर पालिका अपशिष्ट, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट और तीसरा है खतरनाक अपशिष्ट। फिजिकल वेस्ट बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोल सकते हैं और हजारडस वेस्ट बोल सकते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट, इनमें खाद्य अपशिष्ट, कचरा, राख और अवशिष्ट, विध्वंसक और निर्माण अपशिष्ट, उपचार संयंत्र अपशिष्ट और कुछ विशेष अपशिष्ट शामिल है। औद्योगिक अपशिष्ट में औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट और इसमें आमतौर पर कचरा, राख, विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और विशेष अपशिष्ट शामिल होते हैं। खतरनाक अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब यहाँ पे वेस्ट होता है, याद रखिएगा, कचरा। और औद्योगिक इंडस्ट्रियल इंग्लिश में है। खतरनाक अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट जो तत्काल या समय के साथ मानव, पौधे, पशु जीवन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। वे रेडियोधर्मी पदार्थ, रासायनिक, जैविक अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और विस्फोटक हो सकते हैं। अब यहाँ पे CPCB के अनुसार क्या है? CPCB जब भी बोले तो इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये होता है CPCB। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे CPCB का फुल फॉर्म। इसके अनुसार क्या होता है? छोटे शहरों में उत्पन्न होने वाला ठोस कचरा 0.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मध्यम शहरों में उत्पन्न होने वाला ठोस कचरा जो होता है 0.3 से 0.4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। और बड़े शहरों में ठोस कचरा जो उत्पन्न होता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.5 किलोग्राम। हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट था, पहले इंग्लिश में उसका डेफिनेशन है, इसको पढ़ दे रहे हैं। Solid waste can be categorized in the following 3 categories. First, municipal waste. These includes food waste, rubbish, ashes and residues, demolition and construction waste, treatment plant waste and some special waste. Second है industrial waste. Wastes arising from industrial activities and it typically includes rubbish, ashes, demolition and construction wastes, hazardous waste and some special waste. Third है hazardous waste. Wastes that pose a substantial danger immediately or over a period of time to human, plant or animal life. They can be radioactive substance, chemicals, biological wastes, flammable wastes and explosives. As per CPCB, Central Pollution Control Board, solid waste generated in a small cities 0.1 kg per capita per day. Solid waste generated in medium cities 0.3 to 0.4 kg per capita per day. Solid waste generated in large city 0.5 kg per capita per day. Clear है? Question number 6. The best method of disposal of refuse to ensure complete destruction of pathogenic bacteria is by. रोगजनक बैक्टीरिया के पूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने के लिए कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो है भस्मीकरण, इंसिनरेशन। ये भस्मीकरण क्या होता है? जहां पे जला दिया जाता है कचरे को। और जान लीजिए, जो ऐसा कचरा जिससे रोग उत्पन्न होता है, उसमें बैक्टीरिया हो, ऐसा बैक्टीरिया जो कि आप रोग का कारण बनता है, रोगजनक हो, उसके विनाश के लिए इंसिनरेशन बेस्ड एग्जाम्पल है, तरीका है भस्मीकरण। चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या है। और मैंने जो ये क्वेश्चन बनाया है ना, वो बहुत सोच समझ कर, मैं ये सोचकर बनाया हूँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ये एक तो सिलेबस नया है, दूसरा है कि आप सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन बोल बोल के निकल जाओ तो समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का संख्या कम ही रखा है, बट कुछ टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ऐसा हमने इसका डिजाइन किया है। इसलिए देख रहे हैं आप, हर क्वेश्चन पे उस चैप्टर को ही मैंने पढ़ा दिया है।
जो कि बेस्ट है आपके लिए। चलते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं लैंडफिल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ था ना, लैंडफिल, इंसिनरेशन, पल्वराइजेशन, मैकेनिकल, सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो लैंडफिल जिसको दफन या बोलते हैं, मिट्टी के अंदर गाड़ करके जिसको दफनाया जाता है उसको लैंडफिलिंग बोलते हैं। लैंडफिल से तात्पर्य अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने से है। यह गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है। लैंडफिल एक ऐसा क्षेत्र है जो मिट्टी और पानी के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कचरे से संदूषण को रोकता है और यह गंध और कीटों को कम करने में भी मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं भस्मीकरण के। इस विधि में ठोस अपशिष्ट को भट्टी में तब तक जलाया जाता है जब तक कि अपशिष्ट राख में परिवर्तित न हो जाए। ये भस्मीकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कचरे के ज्वलनशील हिस्से को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया जाता है जो वायुमंडल में छोड़ा जाता है। भस्मक इस तरह से बनाए जाते हैं कि ठोस कचरे को जलाने पर वे अत्यधिक मात्रा में गर्मी नहीं छोड़ते। भस्मीकरण के लिए उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों की आवश्यकता होती है। यह कचरे की मात्रा को मूल मात्रा के 20 या 30% तक कम कर देता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की यह विधि व्यक्तियों, नगर पालिकाओं और यहाँ तक कि संस्थानों द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दलन की बात कर रहे हैं। यह भारी ठोस को हल्के ठोस में कुचलने और पीसने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये भी कचरे के निपटान की एक विधि है। और एक है खाद, ये भी कचरे निपटान की विधि है। यह एक प्राकृतिक जैव प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित एरोबिक स्थितियों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसके तहत ये किया जाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया और कवक सहित विभिन्न सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता खाद्य प्रणाली के भीतर मौजूद पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है, यानी ऑक्सीजन, तापमान, नमी, भौतिक गड़बड़ी, कार्बनिक पदार्थ और माइक्रोबियल आबादी का आकार और गतिविधि। देखिए यहाँ जो ये खाद बनाकर जो कचरे का निपटान किया जाता है, यह भी एक तरीका है जिसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसी से बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हजारस वेस्ट से खाद बनाया जाए, तो ये गलत है। हजारस वेस्ट से खाद कैसे बनेगा? तो ये प्रक्रिया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज होती है और कचरे के निपटान के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर से यूज भी हो जाता है और भूमि को उर्वरक शक्तियां मिलती है। कृत्रिम खाद से बचते हुए ये प्राकृतिक खाद है। यहाँ पे नेचुरल वेस्ट से नेचुरल खाद बनता है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट होता है इसलिए मैंने इंग्लिश भी रख दिया यहाँ पे। लैंडफिल और बरेइंग। लैंडफिल refers to the disposal of waste material by burying it. It is an extended storage area for non-biodegradable waste. और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पे लैंडफिल के थ्रू नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए एक अलग विधि है जहाँ पे आप खाद वगैरह बनाते हैं या फिर रिसाइकलिंग वगैरह होता है, वहां पे वो अलग प्रक्रिया है। लैंड फिलिंग में वैसे वेस्ट को दफनाया जाता है या उसका निपटान किया जाता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि सड़ता गलता नहीं है। प्लास्टिक वगैरह हो गया या फिर और भी सारी चीजें हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लैंडफिलिंग के थ्रू उसका निपटान किया जाता है। लैंडफिल इज एन एरिया विच प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम द वेस्ट एंटरिंग द एरिया surrounding by soil and water, and it also helps to reduce odor and pests. Next बात करते हैं हम लोग incineration की। This method involves burning of solid waste in a furnace until the waste are turned into ashes. In this process, the combustible portion of the waste is combined with oxygen, forming carbon dioxide and water, which are released into the atmosphere. Incinerators are made in such a way that they do not give off extreme amounts of heat when burning solid waste. Suitable temperature and operating conditions are required to achieve for incineration. It reduces the volume of waste up to 20 or 30% of the original value. 20 से 30% यहाँ पे क्या होता है, जो वेस्ट का वॉल्यूम होता है, आकार होता है या साइज होता है, उसको यहाँ पे कम कर देता है। हालांकि कचरे को जलाने के बाद भी कचरा बनता है राख के फॉर्म में। जब आप जलाएंगे तो राख बनेगा ही ना, लेकिन वो क्या होता है कि कचरे का जो साइज होता है उसको शॉर्ट कर देता है इंसिनरेशन।
This method of solid waste management can be done by individuals, municipalities and even institutions. यहाँ पे pulverization की बात करें जो दलन थी, it refers to the action of crushing and grinding heavier solid into the lighter solids. और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, कचरे होते हैं, उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे पीसा जाता है, जैसे कांच हो गया, लोहा हो गया, ऐसा स्क्रैप हो गया, जिसको तोड़कर छोटा बनाया जाता है, हल्का बनाया जाता है, इसको पल्वराइजेशन। और ये भी एक विधि है कचरे के निपटान की। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग को अच्छे से आप लोग जानते भी हैं। इट इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट अंडर कंट्रोल एरोबिक कंडीशंस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, किसके लिए, कंपोस्टिंग के लिए और ये नेचुरल बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस के लिए। In this process, various microorganisms includes bacteria and fungi break down organic matter into simple substances. और ये जो बैक्टीरिया और फंजी वगैरह होता है ना, इस प्रोसेस में ये मदद करते हैं कचरे को सड़ाने, गलाने में, तोड़ने में, छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर। The effectiveness of the composting process is dependent upon the environmental conditions present within the composting system, that is oxygen, temperature, moisture, material disturbance, organic matter and the size and activity of microbial populations. क्लियर है? ये सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है। स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। कीचड़ के जमाव को निम्न द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्लोरीनीकरण के द्वारा, क्लोरीनेशन बोलते हैं इसको। कीचड़ के जमाव को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? क्लोरीनेशन के द्वारा, क्लोरीनीकरण के द्वारा। कीचड़ का जमाव, एक कीचड़ जो खराब बचने की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है उसे थोक कीचड़ कहा जाता है। फिलामेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस को एक जमा हुआ कीचड़ के लिए जिम्मेदार पाया गया। फिलामेंट सूक्ष्मजीवों को कम पोषक तत्व सामग्री, उच्च कीचड़ उम्र और कम एफएम अनुपात के कारण देखा जाता है। नवीनतम शोध के अनुसार इन जीवों को नियंत्रित करने की सबसे सफल विधियां हैं कीचड़ की उम्र 6 दिनों से कम करने के लिए कम करना, वापसी सक्रिय कीचड़ का क्लोरीनीकरण, पोषक तत्व का जोड़ यदि यह कम है तो उसमें BOD 5 और N2P अनुपात की सिफारिश की जाती है, 100:5:1। यहाँ पे 1 यहाँ चला है, इस अनुपात में BOD होना चाहिए। अच्छा, BOD 5 के बारे में हमने बताया था, क्लास में जाइए, आपको हमने वहां पे बताया हुआ है। क्लियर है? BOD 5 N2 ये अनुपात, यहाँ पे 100:5:1 ये रखा गया है। तो स्लज बल्किंग के बारे में हमें बोला गया है, देखिए क्या है। A sludge that exhibits poor setting characteristics is called a bucking sludge. Filamentous microorganisms, that is fungi, have been found to be responsible for a bulk sludge. ये जो फंगी होते हैं ना, कवक, ये कीचड़ के जमाव के लिए उत्तरदायी माने गए हैं और ये शोध भी हुआ है, नवीनतम शोध के अनुसार यहाँ पे बताया भी गया है। Filamentous microorganisms are observed due to low nutrient contents, high sludge age and low FM ratio. The most successful method to control these organisms as per latest research are reduction of the sludge age to less than 6 days, chlorination of return activated sludge, addition of nutrient if it is less BOD 5:9 nitrogen में होता है /P, ratio recommended 100:5:1। यहाँ पे फास्फोरस, नाइट्रोजन और BOD 5 की बात की जा रही है, इस रेशियो में होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। ऑल दी गार्बेज इन द हाउस शुड बी कलेक्टेड। घर का सारा कचरा इकट्ठा करना चाहिए, किसमें करना चाहिए? इन द डस्टबिन, कूड़ेदान में। ये रसोई के कोने में गलत है, घर के बाहर गलत है, इसको कूड़ेदान में रखना चाहिए घर का जितना भी कचरा है उसको। क्यों रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। देखिए, कूड़ा करकट घरेलू कचरे या कबाड़ के लिए एक शब्द बनाया गया है, ठीक है, जो दैनिक आधार पर उत्पन्न होता है। कूड़ा करकट जो घर में उत्पन्न होता है ना, ये एक वर्ड है। रोज जो कचरा उत्पन्न होता है घर में, उसके लिए ये वर्ड बनाया गया है कूड़ा करकट। खाद, स्क्रैप, सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, बेकार कागज, कांच की वस्तुएं, अवांछित प्लास्टिक की वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, लत्ता, लकड़ी की पुरानी वस्तुएं आदि सभी कचरे के उदाहरण है। ये घरेलू कचरे, इसको कूड़ेदान में रखना है।
और कैसे रखना ये भी बताया गया है। कूड़ा करकट को ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंकना चाहिए, क्योंकि यदि यह इधर उधर बिखरा रहता है तो यह कई प्रकार के प्रदूषण और संक्रमण पैदा करेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ये सड़ेगा गलेगा, बैक्टीरिया वायु में मिलेगा, बाद में हम ही सांस लेंगे, वो उसके पास जाएंगे, इन्फेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें हैं। कचरे को इतना मामूली बन लीजिए। इसे कीटों और कीड़ों को बाहर रखने और गंधों को छिपाने के लिए ढकना चाहिए। रिसाव और गंध को विशेष कैन लाइनर्स द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कूड़ेदान में एकत्रित कचरा संग्रहणकर्ता को दिया जाना चाहिए। जो कचरा संग्रह करने वाला है, जो आएंगे म्यूनिसिपैलिटी से, फिर क्या करेंगे, डस्टबिन दे देंगे उनको, वो अपना ले जाएगा कचरा उठाकर। एक कचरा संग्रहकर्ता, जिसे कूड़ा उठाने वाला या कचरा संग्रहता के रूप में भी जाना जाता है, एक सार्वजनिक या निजी संगठन के लिए एक कार्य करता है जो पुनर्चक्रण योग्य और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए जिम्मेदार है। जो कचरा इकट्ठा वगैरह करता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कचरा को वहां से कलेक्ट करे, फिर उसका रिसाइकलिंग अगर करने लायक है तो रिसाइकलिंग करे, या फिर अगर उसको डिस्पोज करना है तो डिस्पोज करे। कचरे को आगे की प्रक्रिया और अपशिष्ट निपटान के लिए घरों, व्यवसायों, उद्योगों और अन्य संग्रह स्थानों से एकत्र किया जाता है। इस प्रकार घर का सारा कचरा कूड़ेदान में ही जमा करना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। घर का सारा कचरा कहाँ इकट्ठा करना चाहिए? कूड़ेदान में। एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। गार्बेज, इट इज द टर्म फॉर डोमेस्टिक वेस्ट और जंक दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ डेली बेसिस। फूड स्क्रैप्स, वेजिटेबल्स पील्स, food pills, waste paper, glass items, undesired plastic items, metal items, rags, old wooden items, etc. are all example of garbage. Explanation है, इन डस्टबिन में हमको रखना था। ये डस्टबिन के एग्जांपल्स हैं, क्या क्या रखाएगा। Garbage should be thrown in covered bins because if it is scattered around it would produce many form of pollution and infections. Clear है? अब जो कचरा आप कूड़ेदान में रख रहे हैं वो ढका हुआ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली होना चाहिए, ऊपर से रख दिए और इधर से ये इन्फेक्शन फैला रहा है, स्मेल कर रहा है। तो एक ऊपर से ढकने वाला भी रहता है, देखते होइएगा कूड़ेदान के ऊपर रखा जाता है, डस्टबिन के ऊपर ढकने वाला भी रहता है। इट शुड बी कवर्ड टू कीप पेस्ट एंड इंसेक्ट्स आउट एंड टू मास्क ऑडर्स। लीकेज एंड स्मेल्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड कैन लाइनर्स। द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन शुड बी गिवन टू द गार्बेज कलेक्टर। A waste collector, also known as a garbage man or garbage collector, is a worker for a public or private organization who is responsible for gathering and disposing of recyclable and municipal solid waste refuse. The waste is collected from homes, businesses, industries, and other collections locations for further processing and waste disposal. Thus, all the garbage in the house should be collected in a dustbin. और इसको हमने अच्छे से कर भी लिया है, डेफिनेशन हमने देखा भी है। थैंक्स। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वीडियो में। अब कंटिन्यू आता रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम तक। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारा कोर्स करना चाहते हैं ASWMO का PPSC एग्जाम के लिए, तो भी 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप प्ले स्टोर में जाएं और स्टडी स्पार्क नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इसका, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे चैनल पे भी है, और वहां से आप हमारा कोर्स परचेज कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।